देखिए, रामनगर में आजकल सांप काटने की बहुत घटनाएं सामने आ रही हैं और अभी 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, इसमें 2 मासूम से बच्चे भी थे। क्या रामनगर हॉस्पिटल में सांप काटने के इंजेक्शन मौजूद है? इस विषय पर जांच पड़ताल हम करने आए, हालांकि हम औपचारिक पूछताछ कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि कुत्ते काटने के भी इंजेक्शन यहाँ मौजूद है, क्योंकि अक्सर यह हॉस्पिटल चर्चाओं के केंद्र में होता है कि यहाँ कुछ भी नहीं होता। फिलहाल कल हमें पराग गर्ग एक व्यापारी है और एक जिम्मेदार एक नागरिक है रामनगर के, तो पराग गर्ग ने हमसे ये कल कहा कि सर एक बार रामनगर के हॉस्पिटल में ये पता करके आइए कि वहाँ कुत्ते रेबीज काटने के इंजेक्शन मौजूद हैं या नहीं है, और साथ में सांप काटे के। तो हम डॉक्टर से बात करेंगे और वो जो 2 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई रात के समय, वो आए थे पीरू मदारा में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, नेट जा सकता है, तो नेट जब जाएगा बीच में तो वाईफाई से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिएगा रवि के बिंदासपुर में। और अगर आपके कोई सवाल है, और दूसरा जानेंगे कि क्या इस हॉस्पिटल में ये कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल में बिना डिग्रीधारी डॉक्टर रहते हैं, क्या वास्तव में ऐसा मौजूद है, वो भी हम जांच पड़ताल करेंगे। फिलहाल रवि के बिंदासपुर में लाइव देख रहे हैं और आजकल सांप काटने की बहुत घटनाएं हो रही है, बरसात जबरदस्त है और करे सांप कहा जाता है कि आधे घंटे में ही व्यक्ति की मौत हो जाती है, खून को जमा देता है। तो उस विषय में डॉक्टर से बात करेंगे। फिलहाल रवि के बिंदासपुर लाइव देख रहे हैं, अंदर आइए आप लोग, देखिए देखिए। पहले इमरजेंसी वार्ड चलते हैं हम लोग, सांप काटने की बात करते हैं। हॉस्पिटल में इंजेक्शन है एंटीसेप्टिक? जी हाँ, एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है यहाँ पर भी। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं है, डरे हुए घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी रामनगर में 2 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है और एक अल्ताफ। हाँ, माफ कीजिएगा, नेट चला गया था। जैसे हम लोग को पहले कहा था कि नेट जाने की पूरी संभावना है। रवि के बिंदासपुर में आप लाइव देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। देखिए डॉक्टर साहब फिलहाल ऐसे दिखाते। तो सर ये जानना है कि क्या वास्तव में इंजेक्शन मौजूद है यहाँ पे? जी हाँ, इंजेक्शन अवेलेबल है, एंटी स्नेक वेनम यहाँ पर। अच्छा, और जैसे 2 मासूम बच्चों की, देखिए 2 मासूम बच्चों की डेथ हुई थी, तो उसके बारे में हम बच्चों के डॉक्टर से बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी को सांप काटता है तो सबसे पहले उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले सावधानी यही है कि जहाँ लोकल एरिया जहाँ भी सांप काटा है उसी जगह पर, और जहाँ शरीर के जिस अंग पर काटा है, कहीं भी हाथ पर, पैर पर, तो सबसे पहले उसको इमोबिलाइज करना है। मतलब पैर या हाथ जहाँ भी जिस जगह काटा है उसको ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है बिल्कुल। अच्छा, लोग एक कस के बांध देते हैं उसको? नहीं, उसको इतना टाइट नहीं बांधना होता, क्योंकि उसका कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि अगर कई बार होता है कि जो भी बांध रहे हैं वो बहुत ज्यादा टाइट बांध देते हैं उसको, तो उसका नुकसान ये होता है कि वहां का सर्कुलेशन ही रुक जाता है उतने पार्ट का। तो उसमें क्या होता है, इस्चीमिया नेक्रोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं फिर, क्योंकि ब्लड सप्लाई उतने उस हिस्से की रुक जाती है, तो जहाँ की सेल्स है वहाँ की वो डेड होना शुरू हो जाती हैं अगर लंबे टाइम तक बंधा रहेगा वो। अच्छा, तो उसको इतना टाइट बांध सकते हो, लेकिन बहुत इतना रहे कि सर्कुलेशन उसमें एटलीस्ट रहे। देखिए जैसे सर सांप काटे की जैसे दूर दराज गाँव के इलाके में हो रही है, हॉस्पिटल में आने में उसे लगभग आधा या घंटा लग सकता है, तो ऐसा क्या करना है, कितना जल्दी उसे लाया जा सकता है, उसे बचाया जा सके? और क्या जैसे अगर मान लीजिए सांप ने काट दिया किसी सांप को, तो अगर हमारे पास वहाँ इंजेक्शन अवेलेबल है, हम वही इंजेक्शन लगा दें उसको? नहीं, देखिए उसका ना जो ASV होता है, एंटीडोट जो होता है, एंटी स्नेक वेनम, तो हिंदुस्तान के अंदर वो बहुत कम मात्रा में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, पहली चीज तो, ठीक है। और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, रिएक्शन कर सकता है, तो कहीं भी आप लोकल एरिया में कहीं नहीं लगवा सकते हैं इस तरह से। अच्छा, ठीक, यानी उसको आपको एक योग्य चिकित्सक की निगरानी में ही लगाना पड़ेगा? जी हाँ, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट रिएक्शन कर जाता है कई बार, तो उसको फिर चीजों को मैनेज करना वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, और कम मात्रा में अवेलेबल है, ये रीजन है उसका। और फिर प्रॉपर उसकी इंडिकेशन कि हाँ इस कंडीशन में हमको लगाना है वो। सर जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं। अच्छा सर, जैसे मैं डॉक्टर सांप काटने का व्यक्ति यहाँ आया और उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उसे रेफर करना पड़ जाएगा उस टाइम पे, जो सुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं है इस हॉस्पिटल में? देखिए, एक तो सांस लेने में दिक्कत हो मरीज को, तो जैसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है मरीज को, तो इस वजह से हमको रेफर करना पड़ता है। या कई बार कार्डियक, अब जो सांप होते हैं वो उसके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, हिमेटोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक, कई बार रेस्पिरेटरी उसको इफेक्ट करता है। ठीक, तो उस क्लिनिकल क्या कंडीशन है मरीज की, उसके बेस पर हमको डिसाइड करना होता है कि पेशेंट को रेफर करना है, यहाँ पर हम उसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ रखकर। यानी कुल मिला के जब सांप काटे तो सबसे पहले उसको बिना देरी के हॉस्पिटल आने का प्रबंध किया जाए। हाँ, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। सर बस एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे कि इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है अभी? हाँ, यहाँ पर अभी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से अभी तो नहीं है। और अगर इनकेस जैसे मरीज आते हैं हम उसको अगर लगाते हैं दवाई, तो हम
कोशिश ये रहती है हम लोग की कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर अवेलेबल कराया जाए, अवेलेबल कराया क्योंकि बरसात में केसेस आते हैं। आते हैं सर, snake bite के। एक नॉर्मल सी बात है ये। जी, और- अच्छा, ऐसा भी कोई केस आया कि बचाए हो आप लोगों ने? लास्ट ईयर कुछ अच्छा। पेशेंट, 1-2 पेशेंट को मैं एडमिट किया था यहाँ पर। तो आप पिछले साल से यहाँ मौजूद हैं? जी हाँ, मैं पिछले क्या सर, टाइम से देखिए माफी चाहूंगा, मैं नाम पूछ रहा हूँ और मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर डिग्री क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर शारिक। डॉक्टर शारिक, आप जी। एमबीबीएस हैं? जी हाँ, MBBS। पक्का लोग कहते हैं कि यहाँ के एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लोग- प्रॉपर एमबीबीएस है आप? जी जी हाँ, बिल्कुल। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको? मुझे 3.5 ईयर्स यहाँ पर हो चुके, 3.5 साल यहाँ पर हो गए हैं वर्किंग करते हैं। 3.5 साल हो गए आपको? जी। अच्छा, हॉस्पिटल में कहा जाता है यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, तो आपको चुभन महसूस होती है कि यार ऐसे बातें किया नहीं? देखिए, अलग अलग लोग आते हैं तो सबकी अलग अलग सोच होती है। अलग अलग सोच होती है। ठीक, तो उसमें अब देखिए किसी की सोच। अच्छा, यहाँ 3.5 साल हो गए आपको? जी हाँ। उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले मैंने मुरादाबाद में किया है। अच्छा जी हाँ। मतलब प्रॉपर एमबीबीएस की डिग्री है आपके पास? जी, जी, बिल्कुल, चेक ठीक है। करा सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, हालांकि मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कई बार लोग कहते हैं एमबीबीएस के डॉक्टर नहीं होते। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर सांप काटेगा आएगा तो उसका इलाज यहाँ संभव का समय रहते उसे यहाँ लेके आएंगे तो? हाँ, संभव है। और लेकिन ये है कि देखिए, वही मैंने जो चीज आपको बताई है कि अलग अलग सांप अलग अलग सिस्टम को इफेक्ट करते हैं बॉडी के। अच्छा। ठीक, जिसमें हिमेटोटॉक्सिक ब्लड को इफेक्ट करते हैं, कार्डियोटॉक्सिक हो सकता है, दिल पर अच्छा, असर हो उसका, या हिमेटोटॉक्सिक ब्लड हो गया, और न्यूरोटॉक्सिक भी होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक। देखिए, यानी ये अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो सांप जब काटता है तो उसके या खून का थक्का भी बन सकता है, सीधे दिमाग में पहुंच सकता है, सीधे हार्ट में अटैक कर सकता है, या वहीं सांसों को थाम ले, यानी अलग अलग असर करता है। तो उन सांपों के लिए इलाज की व्यवस्थाएं अलग अलग होती है, दिखाया जाता है और उसके हिसाब से उसको डोज दी जाती है। इसीलिए ये इंजेक्शन प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर की निगरानी में किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको सांप काटे शोर ना करे तो तुरंत हॉस्पिटल लेके आइए। ऐसे झाड़ फूक करने से बेहतर है कि सबसे पहले आप यहाँ लेके आए। और एक वेंटिलेटर की, सर वेंटिलेटर की व्यवस्था है यहाँ पे? वेंटिलेटर की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कारण सर? कारण तो एक्चुअली प्राइवेट सेटअप, प्राइवेट मोड पर रन कर रहा है, तो वो तो मैनेजमेंट वाले आपको बेहतर बता पाएंगे अच्छा, वो चीजें। लेकिन आईसीयू में वेंटिलेटर है? अच्छा अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर तो है पर? हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सप्लाई है। अच्छा मतलब प्रॉपर पाइपलाइन जो होती है ऑक्सीजन की लाइन, वो है यहाँ पर मौजूद, और ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं अवेलेबल। अच्छा, मतलब जैसे मुझे अगर पड़ गई ऑक्सीजन जरूरत तो उसके लिए व्यवस्था है सिंपल वाली? जी जी हाँ, ऑक्सीजन। अच्छा, वेंटिलेटर के लिए एक अलग ऑक्सीजन होती है वो पतली वाली? हाँ, नहीं, वेंटिलेटर की तो वो एक मशीन है, ठीक है। अच्छा, तो उसका अलग ही सेटअप होता है। देखिए, वेंटिलेटर का मतलब यहाँ है, जैसे आप बड़े 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 हॉस्पिटल देखते होंगे, उसके लिए एक बहुत पतली गैस होती है ऑक्सीजन की लेवल की, उसके लिए प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे है, इस पर बात करेंगे यहाँ के सीएमएस से और डॉक्टर प्रतीक से। फिलहाल थैंक यू सर। जैसे वेंटिलेटर का बताया, तो वेंटिलेटर में एक्चुअली होता है ना, उसमें अगर वेंटिलेटर में कोई पेशेंट है, जैसे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हुए हैं, हाँ। उसके साथ पेशेंट एल्कोलोसिस और एसिडोसिस, हाँ, तो वो प्रॉपर एबीजी कराना होता है पेशेंट का। अच्छा, इसको साधारण भाषा में क्या कहेंगे? साधारण भाषा में मतलब एल्कोलोसिस ये हाँ, वेंटिलेटर हाँ, जो मतलब आप जो भी बता रहे हैं मुझे, मतलब ये कि एसिड की मात्रा कम हो रही है बॉडी के अंदर, हाँ, या ज्यादा हो रही है, हाँ, वो होता है एसिडोसिस, मतलब एसिड अच्छा, की मात्रा। अब उसमें रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस भी होता है, अच्छा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जिसमें सांस की दिक्कत हो सकती है मरीज को। तो अगर वेंटिलेटर पे पेशेंट है तो हमें एबीजी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना होता है, एबीजी। अच्छा, तो एबीजी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। ओके, अगर यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था वेंटिलेटर की, तो डॉक्टर रेफर करना, यही इलाज हो जाएगा पूरा ही? हाँ, अगर वेंटिलेटर हो तो उसके साथ एबीजी चाहिए होता है, मस्ट होता है। अच्छा, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड गैस होता है, जिसमें ब्लड के अंदर हम देखते हैं ऑक्सीजन और जितनी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसकी कितनी मात्रा चल रही है, कितनी मात्रा तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है उसके लिए। अच्छा, मतलब अगर औसतन को सांप काटा व्यक्ति यहाँ आएगा रामनगर में तो बच जाएगा अगर समय रहते लिए आए तो? हाँ बिल्कुल। अब डॉक्टर की कोई भी टीम है तो उनका भी यही कोशिश रहती है कि जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना अच्छा, जितना जल्दी हम इलाज दे सकते हैं, वो बिल्कुल देंगे। अच्छा, देंगे। लेकिन अगर वेंटिलेटर में पहुंच गया तो फिर आपको रेफर ही करना पड़ेगा? हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर तो जो सुविधा यहाँ अवेलेबल नहीं होगी तो फिर तो यहाँ रख भी नहीं सकते हैं। देखिए, एमबीबीएस डॉक्टर है, 3.5 का यहाँ एक्सपीरियंस हो चुका है और बिल्कुल ईमानदारी से बोला है, जो कमियां हैं वो भी बता दी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास, हिना खान जी के पास, जिन्होंने 2 बच्चों के इलाज के दौरान क्या क्या कमियां यहाँ देखी थी, ताकि लोग सावधान रहें। और फिलहाल इंजेक्शन यहाँ मौजूद है, अगर आप समय रहते बच्चों किसी को लेके आए सांप काटे को तो आराम से वो बच जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सर। आइए सर। देखिए, आइए चलते हैं और देखिए अब बात करते हैं रेबीज के यहाँ टीके लगते हैं क्या, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले रेबीज के टीकों के बाद में बात करते हैं। मैम, ये रेबीज के टीके लगते हैं कौन से रूम में लगते हैं? 24 नंबर पे।
अच्छा, कितने पेशेंट आते हैं डेली लगभग कुत्ते काटे, कुछ आइडिया है? आइडिया तो कुछ नहीं है, आइडिया कुछ नहीं। मतलब डेली आते हैं पेशेंट। अच्छा, डेली 25-30 आते हैं और लगता है इंजेक्शन। देखिए रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं, पीपीपी हॉस्पिटल रामनगर में रेबीज के टीके लगते हैं। एवरेज 25 से 30 पेशेंट यहाँ आते हैं रेबीज का टीका लगाने के लिए। एक अफवाह ये भी उड़ाई गई है कि रामनगर में रेबीज का टीका नहीं लगता, लेकिन अभी हमें बताया कि अभी हम उस जगह में भी जाएंगे, रूम नंबर 24 बताया आपने। आइए देखिए, फिलहाल देखिए अब मैं कुछ चीज दिखा दूं यहाँ पे रवि के बिंदास में लाइव आप देख पा रहे हैं। देखिए ये 6 तारीख है, यहाँ कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल है आपके पास? डॉक्टर आमरी स्त्रीरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नेहा नाक कान गला रोग, डॉक्टर रत्नेश। देखिए डॉक्टर रत्नेश की बहुत तारीफ होती है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है और रामनगर के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर में गिने जाते हैं हड्डी के मामले में। और देखिए डॉक्टर संयम मल्होत्रा नेत्र रोग विशेषज्ञ, एमबीबीएस एमएस है। और आपके डॉक्टर मयंक तिवारी फिजिशियन, डॉक्टर मुसली तेज जनरल सर्जन, डॉक्टर अपूर्व दांत रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सतीश फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर पीयूष रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर हिना बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर एकता पैथोलॉजिस्ट और डॉक्टर रजत एनेस्थेसिया वाले। देखिए फिलहाल आपको यहाँ इतने सारे डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, यानी ये सारे एमबीबीएस और इसमें कई एमडी डॉक्टर भी हैं। देखिए जब यहाँ पे विशेषज्ञ लिखा हुआ है यानी कि ये मास्टर डिग्री किए हुए हैं। रामनगर में ये अफवाह फैलाई जाती है कि रामनगर में डॉक्टर ऐसे ही हैं, मतलब बिना अनुभव है, लेकिन जिसने एमएस किया हो यानी जो मास्टर डिग्री वाला हो उसको आप समझ सकते हैं, यानी ये डॉक्टर भी अवेलेबल है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेबीज के टीकों की और सांप के टीकों की। आइए आओ पहले आए, 24 नंबर आ गया ना। अच्छा अभी देखिए बच्चों को देखिए, पहले बच्चों को देखिए। अभी ठीक है? हाँ सर, डॉक्टर ने देखा। अच्छा अच्छा, ये अच्छा ये है इंजेक्शन वाले। ओ मैम नमस्ते। मैम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ आपको? मैम रेबीज के टीके लगाए जाते हैं यहाँ पे? जी हाँ। औसतन कितने लोग आते हैं रेबीज के? डेली की? हाँ डेली के 10-12 लोग आए जाते हैं। 10-12 आते हैं। अच्छा, आज कितने आए लगभग? आज अभी हमारे पास 9 लोग आए हैं। 9 लोग आए हैं, तो रोज टीके लगते हैं? 10 आ गए। 10 आ चुके हैं। अच्छा, रोज टीके लगते हैं यहाँ पे? कभी टीकों की कोई कमी महसूस हुई? नहीं। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक टीके लगते हैं यहाँ पे? यहाँ लगते हैं 8 बजे से 2 बजे तक। 8 बजे से 2 बजे तक। लेकिन अगर इमरजेंसी में आएगा तो नहीं लग पाएगा? इमरजेंसी मतलब यहाँ हाँ नहीं, जैसे रात को 2 बजे आ गया कोई कुत्ते का तो यहाँ क्योंकि रेबीज का इंजेक्शन यही खुलता है ना, तो ये बंद हो चुका होता है। अच्छा, तो इमरजेंसी में अगर होता है तो हम कभी भी यहाँ से खोल देते हैं, यानी 8 बजे से 2 बजे तक लगता है। अच्छा मैम, ये जानना है कि जैसे कुत्ता जो डॉग बाइट होती है, कई बार चेहरे में काटता है, कई बार हाथों में काटता है, कई पैर में, अगर चेहरे के आसपास काटे तो 24 घंटे के अंदर लगाना पड़ता है इंजेक्शन? नहीं, 72 घंटे के अंदर लगता है। 72 घंटे के अंदर? अगर अवेलेबल है तो 24 घंटे के अंदर भी लग जाता है। अच्छा, मतलब उसका मिनिमम टाइम ये है कि 72 घंटे के अंदर वो लग जाना। मतलब यहाँ रेबीज के टीके लग रहे हैं। आइए देखिए, मैं आपको रजिस्टर दिखाता हूँ। मैं रजिस्टर चेक कर सकता हूँ? ठीक है। अच्छा देखिए रवि के मतलब लाइव आप देख रहे हैं। देखिए ये आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ कितने इंजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए मेरी आंख थोड़ा खराब है। हाँ अच्छा, ये 5 तारीख को ये सब इंजेक्शन लगे हैं, 5 तारीख को, और ये 6 तारीख को। अच्छा, रोज इंजेक्शन लग रहे हैं? अच्छा डेली। देखिए ये फाइल है आपके पास। अच्छा मैं एक रैंडमली पीछे लेके जाऊँ। अच्छा ये 9 मई को, और देखिए 10 मई को कितने लोगों को कुत्ते ने काटा था? माय गॉड, कितने? 13 लोगों को। अच्छा देखिए ये देखिए 15 लोगों को, यानी कि रामनगर हॉस्पिटल रेबीज के टीके लगातार लगे। देखिए ये मई है, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं कि आज ही लगे इंजेक्शन। और ये फरवरी है, फरवरी में भी इंजेक्शन लगे हैं। देखिए रैंडमली मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि आपको हर वो चीज दिखाई दे रही है। ओह अच्छा, ये जानकारी में क्यों नहीं रहता लोगों की आप इंजेक्शन में लगाए जाते हैं? नहीं, सबको नॉलेज में तो रहता है। अच्छा, जो भी आते हैं उन सबको नॉलेज दी जाती है। अच्छा, कौन से नंबर पे लगता है और कहाँ लगता है सब बताया। लेकिन हॉस्पिटल के विरोध करने वालों को पता नहीं चलता। उनको अच्छा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैम क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, जब इस तरह की चीज चलती है कि रामनगर में कुछ भी नहीं हो रहा हॉस्पिटल में, ये बर्बाद हॉस्पिटल है, तो इतने रोज यहाँ इंजेक्शन लग रहे हैं रेबीज के, तो कैसा महसूस करती हैं? यहाँ तो मतलब ऐसा कि गरीब लोगों को कहीं से नहीं मिल पाता, क्योंकि 400-500 से मिनिमम बाहर ये इसकी डोज 500 रुपए की मिल रही है। हाँ। तो यहाँ फ्री मिल रही है, तो हम तो लोगों को बताते हैं कि यही। अच्छा, कुत्ते काटने में कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं? 4 इंजेक्शन। हाँ, और एक टीटी लगाया जाता है। टीटी टेटनस का ना। कोई पैसा नहीं लगता? फ्री में? फ्री में लगता है। एक भी पैसा नहीं लिया जाता? नहीं, कुछ नहीं लिया जाता है।
कुछ भी अमाउंट यहाँ नहीं लिया जाता, कुछ भी ना amount यहाँ नहीं। ना वहाँ, ना। बस एक पर्चे का लगता है जो पैसा होता जो है पर्चे लगता का, है। जी। और 3 इंजेक्शन पूरे फ्री में लगते हैं, फिर 15 डेज बाद पर्चा नेक्स्ट चेंज होता है। ठीक, अच्छा। तो इसलिए हम 28वें दिन में एक पर्चा बनाते और एक और पर्चा बनता है, 28 रुपए का जो पर्चा बनता है। तो पराग गर्ग जी, आपका साधुवाद है कि आपने हमें आज रिपोर्ट बनाने के लिए प्रेरित किया और हम ये बता पाए कि रामनगर में रेबीज के टीके लगाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 8 बजे से 2 बजे तक। अगर आपको रात को भी कुत्ता काटे तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगाना होता है। और अगर चेहरे के आसपास टिकट काट दे तो 24 घंटे से पहले लगना चाहिए। यानी कि अगर आपको काट दिया और इमरजेंसी में, हमारे संडे का दिन है और 24 घंटे के अंदर लगवाना है, तो भी ये खुल जाता है स्पेशल केसेस में। यानी कि रामनगर में रेबीज के टीके लग रहे हैं, सांपों के कांटे के भी इंजेक्शन यहाँ मौजूद है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए अब देखिए, हम डॉक्टर हिना से बात करेंगे और जो उस दिन एक शिकायत मेरी है। अजय, बिल्कुल शिकायत, आइए। शिकायत तो करनी है, बताइए। यहाँ पे ये आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे दवाई काउंटर पे। हाँ। किसी भी मरीज को ये दवाई नहीं दी जाती है पूरी। हाँ। एक गैस की दवाई दे देंगे, एक थोड़ी दर्द की दवाई दे देंगे। अच्छा, ये बाकी सारी दवाई करेंगे आउट ऑफ स्टॉक है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार गोयल। देखिए संजय कुमार, देखिए दवाइयों की बड़ी समस्या है मेरे देख लीजिए, हाँ। 15 दिन से दिखा रहा हूँ। अच्छा, दवाइयाँ नहीं मिल रही? हर 5 दिन दिखाता हूँ। महंगी दवाई होंगी वो कहेंगे बाजार से ले लो। अच्छा। जो सस्ती दवाई गैस की और 50 पैसे की गोली होगी वो कहेंगे यहाँ से यहाँ से ले लो। देखिए दवाइयों की समस्या बरकरार है, इस पर भी बात करेंगे हम। मैडम से बोलेंगे, पंत जी से, मैडम जी पंत हैं, वो कहेंगे ये मेरे कर्मचारी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, कुछ नहीं कर सकती। चलिए, दवाइयों की बाकी डॉक्टर कैसे? हाँ, डॉक्टरों का व्यवहार सब ठीक है, लेकिन दवाई कभी नहीं मिलती। दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर व्यवहार ठीक है। हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद गोयल जी आपका। आइए देखिए, अब हम बात करते हैं। ओहो, पसीना, हाँ थोड़ी सी ठीक, आगे जाता है। मैं करना मैम, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे आपको? थैंक यू मैम। देखिए, आप हैं बाल रोग विशेषज्ञ हिना जी। हिना जी, मैं माफी चाहूंगा, पहले मैं पूछ लेते ना, यहाँ ये चर्चा रहती है कि डॉक्टर यहाँ एमबीबीएस वाले नहीं होते, ऐसी भर लिए क्या आप एमबीबीएस? हालांकि मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ। I have done my MBBS from GMC Halwani. अच्छा। And I have done my MD Pediatrics from SGRR Dehradun. मतलब आप एमडी भी हैं? हाँ जी। मैम, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, अभी 3rd ईयर मुझे लगा है यहाँ पर आफ्टर पीजी। अच्छा, देखिए डॉक्टर हिना एमडी है। एमडी मतलब स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। जनरली एमबीबीएस के बाद आपको एमडी एमएस करना होता है, मैम एमडी है। यानी कि जो ये आरोप लगाए जाते हैं कि रामनगर में ऐसे ही डॉक्टर रख दिए जाते हैं। अच्छा मैम, ये चर्चा चलती है कि रामनगर में ऐसी बिना एक्सपीरियंस के, बिना डिग्री के डॉक्टर रख दिया, ये चर्चा आपके पास भी आती है? ऐसी बातें होती हैं, पर इसमें कोई सच्चाई तो नहीं है। अच्छा मैम, मुद्दे की बात करते हैं। मैम, यहाँ परसों 2 छोटे बच्चे आए थे सांप काट के रात को, और उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। मैम, वो केस क्या था और क्या कारण था कि रामनगर हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो सकता था? एक्चुअली हमारे पास बच्चे आए थे, स्नेक बाइट के 2 बच्चे आए थे। जिस कंडीशन में बच्चे हमारे पास आए थे, तो बच्चे शॉक में थे, बच्चे रेस्पिरेटरी फेलियर में थे, क्योंकि हमारे अस्पताल में एडवांस लाइफ सपोर्ट नहीं है, ना ही हमारे पास वेंटिलेटर है, ना ही हमारे पास पीआईसीयू है जी। तो इस कारण से हमें बच्चों को तुरंत रेफर करना पड़ा। मैम, पीआईसीयू का मतलब समझाएंगे लोगों को? पीआईसीयू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। अच्छा, यानी बच्चों के लिए आईसीयू होती है? हाँ जी। जो 1 से 12 साल के बच्चों तक के लिए होती है? हाँ जी। 12 नहीं, अब कहीं कहीं पे अपने अपने क्राइटेरिया है, कहीं 14 ईयर्स तक लेते हैं, अब पीडियाट्रिक्स में 18 ईयर्स तक भी कवर कर रही है। अच्छा, यानी पीआईसीयू अगर होता तो शायद बच्चों का इलाज हो पाता? डेफिनेटली उनका इलाज यहाँ पर होता है। अच्छा। और हमने बच्चों को विद इन 15 मिनट रेफर कर चुके थे। हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट देके जो नेसेसरी था, जितना हमारे पास रिसोर्सेज थे, हमने उनको भेजा है, टाइम से भेजा है। अच्छा मैम, मुझे चीज जाननी, जैसे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अगर सांप काट दें अक्सर, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि रामनगर हॉस्पिटल को रेफर करने की जरूरत ना पड़े? उसकी, जैसे आपने कहा, ये तो कमजोरी है हॉस्पिटल की, क्योंकि शायद ये व्यवस्था में नहीं है, पीआईसीयू नहीं है यहाँ, और दूसरे एडवांस टेक्निक्स यहाँ पे नहीं है, वेंटिलेटर यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा क्या करना चाहिए माता पिता को कि भगवान अगर काट दे किसी बच्चे को, तुरंत क्या करे वो? देखिए, अगर ऐसा नहीं है, सांप के काटने के बाद हमें एक स्नेक वेनम देना होता है, एंटी स्नेक वेनम, जो कि हमारे अस्पताल में 24 आवर अवेलेबल रहता है जी। उस केस में भी था, अवेलेबल था, हमारे पास रहता है, हम वो देते हैं। अच्छा। लेकिन देने का एक क्राइटेरिया होता है, प्रोटोकॉल होता है, पेशेंट की कंडीशन होती है कि पेशेंट किस कंडीशन में है। जो एंटी स्नेक वेनम हम देते हैं वो 60 मिनट्स में जाता है आइडियली, उससे पहले हमें नहीं देना होता। ऐसा नहीं है कि रैपिड कोई इंजेक्शन है उसको तुरंत में 5 मिनट्स में लगा दो, ऐसा नहीं है। उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 60 मिनट होता है, उसको 60 मिनट में ही देना है। और देना कैसे होता है? आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए बाद हमें देना होता है, ठीक है।
तो मेरे पास उतना टाइम था ही नहीं कि मैं अपने डॉक्टर को बोलती, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे, कि आप बच्चे को रोकिए और आप बच्चे को एएसवी लगाइए, आप 60 मिनट तक बच्चे को रोकिए, और उसका एयरवे सिक्योर नहीं कर रहे हैं, वो शॉक में था, उसको आइनो ड्रॉप्स नहीं दे रहे हैं, मतलब कि बीपी बढ़ाने की दवाई, शॉक इंप्रूव करने की दवाइयाँ, वो सब ना देके मैं उसको नहीं रोक सकती थी कि बस इसे सांप काटने की दवाइयाँ लगा दीजिए और बच्चे को, चाहे बच्चा जाता है उसको जाने दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मैम, क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी मरीज की हालत देखकर कि इसको कितनी देर पहले सांप ने काट दिया होगा, ये अंदाजा लग सकता है? कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ देखिए, सांप के काटने के बाद 2 तरह की रिएक्शंस होती है, एक इमीडिएट होता है, एक डिलेड होता है ना जी। तो विद इन 6 आवर जो भी रिएक्शंस होनी होती है वो इमीडिएट हो जाती है, बाकी जो डिलेड होता है वो 6 घंटे बाद होता है। लेकिन जब बच्चे हमारे पास पहुंचे थे, ऑलरेडी वो सिस्टमिक इन्फेक्शन फैल चुका था पूरे शरीर में। जैसा उनका कंडीशन था, बच्चे हाइपोक्सिक थे, हाइपोक्सिक मतलब कि ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, 80% उनको ऑक्सीजन चल रहा था, बच्चों का बीपी नहीं मिल रहा था, ठीक है। और दूसरी चीज है, बच्चों का सांस बहुत ज्यादा तेज था, मतलब उनके फेफड़े भी काम करना बंद कर चुके थे। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बच्चों को रोक के कि हम ये बोलेंगे कि अलोन एएसवी इज मैजिकल, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हमें एयरवे सिक्योर करना होता है। जब हम मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पहली चीज हमें ये सिखाई जाती है कि फर्स्ट आपको एयरवे सिक्योर करना है, सांस की नली पहले आपको बचानी है, सिक्योर करना है, जिससे बच्चा सांस ले सके। और डेफिनेटली हमारे पास पीआईसी होता, हमारे पास वेंटी होता, तो हम बच्चों को इंट्यूबेट करते हैं, हम बच्चों को वेंटी पे रखते, पीआईसी में रखते, साथ ही साथ एएसवी भी चलाते। हाँ जी। देखिए, आपने ये सुन लिया, पूरी जानकारी आपने ले ली है। हमारे सामने अभी तरुण भटजी भी मौजूद है जो यहाँ पे उसकी भूमिका में है। लेकिन मैं एक चीज आपसे कह देना चाहता हूँ कि देखिए, इस हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिल रही थी, और देखिए फिलहाल माफी चाहते हैं, नेट चला गया था यहाँ पे। देखिए हमारे पास मौजूद है डॉक्टर तरुण भटजी। देखिए तरुण भटजी यहाँ पे है, और मैं बता दूं कि हमारे रामनगर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार हरीश भटजी के सुपुत्र हैं तरुण भटजी। देखिए नेट चला गया, थोड़ा हम करीब आ रहे हैं, यहाँ पे नेट आने की पूरी संभावनाएं होगी। तो हमारे सामने तरुण भटजी हैं, यहाँ पे नेट आ जाएगा। तरुण भटजी, मैं माफी चाहूंगा, तरुण भटजी थोड़ा सा। हाँ तरुण जी, अब मुझे ये जानना है कि देखिए सांप काटने के इंजेक्शन हमने पता कर लिया मौजूद हैं, लेकिन 2 समस्याएं यहाँ बताई कि जैसे पीआईसीयू वो भी चालू नहीं है, अगर वो होता तो शायद बच्चा बच सकता, तो वेंटिलेटर की भी समस्या बताई गई है। तो इन 2 समस्याओं से कैसे निजात पाएंगे आप लोग? देखिए, इसमें तो हमने यही करी है कि सीएमएस मैम से भी हमने बात करी है कि पीआईसीयू जल्दी से जल्दी जो बन गया है वो हमें हैंडओवर कर दिया जाए, ताकि उस पर हम जो सब समस्या आ रही सब चीजों को समाधान कर सकें। अच्छा, यानी कि पीआईसीयू अभी रनिंग पोजीशन में नहीं, आपके हैंडओवर नहीं है, यानी वहां पे हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है। हाँ, यानी हैंडओवर नहीं हो पाया। जी, पीआईसीयू अभी जो पीपी मोड में संचालित हॉस्पिटल हो रहा है हमारी तरफ से, तो पीआईसीयू अभी हमारे अंडर में है नहीं। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट में आपका एनबीएसयू है, जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो आपका पीआईसीयू हमारे पास है नहीं हॉस्पिटल में। सर वेंटिलेटर के लिए, क्योंकि वेंटिलेटर के लिए पीआईसीयू के अंदर ही आपका वेंटिलेटर सपोर्ट होता है, बच्चों का वेंटिलेटर अलग होता है। अच्छा। और एडल्ट्स का अलग होता है। जो पीडियाट्रिक आपका आईसीयू है उसी के अंदर वेंटिलेटर सिस्टम भी होता है, कि ऐसा बच्चों का बीपी कफ होता है, अलग अलग साइज के आते हैं। एडल्ट है, एडल्ट में बड़े जो नॉर्मल लगते हैं, और बच्चों का छोटा साइज का आता है। तो आपका वेंटिलेटर सपोर्ट पूरा होता, हमारे पास पीआईसीयू होता, तो सब चीजें हम उसमें देख सकते थे। अच्छा, अब उसमें हमारे पास है नहीं। अच्छा, मुझे जानना है कि वेंटिलेटर के लिए इस हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? जो एडल्ट्स का वेंटिलेटर है वो तो हमारे पास वेंटिलेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बट उसमें ये है कि आपका ऑक्सीजन सपोर्ट का दिक्कत ये आती है कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो उतना बनता नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारे पास डॉक्टर है, हमारे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हैं जो प्रॉपर आपका वेंटिलेशन कैसे वर्क करता है, उनको आइडिया है सब चीज का। बट यह हमारा इश्यू इसमें यह है कि ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं जनरेट हो पाता उसमें। दिक्कत ये है कि उसको सुधार करने की जरूरत है, उसमें हम सुधार कर रहे हैं। मतलब ये निकट भविष्य में वेंटिलेटर अगर सुधर जाए तो समस्या काफी दिन में समाधान हो सकता है। और सर एक चीज और, कि इस समय जितने भी डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे आज तो सारे डॉक्टर मैं देख रहा हूँ कि बैठे हुए हैं, क्या ये डॉक्टर सब यहीं बैठे रहते हैं अक्सर, मतलब बैठे? जी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये है कि संडे को छोड़ के उसके अलावा डॉक्टर यहाँ 24 आपका 6 घंटे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ओपीडी टाइम है जो उनका। अच्छा, ठीक है। तो ओपीडी टाइम के अंदर डॉक्टर यहीं पे हॉस्पिटल में आपको मौजूद मिलेंगे। सर इमरजेंसी में क्या विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता नहीं मिल पाती? नहीं मिले तो क्यों नहीं मिल पाती? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका डॉक्टर को आपको जो हमारा एमबीबीएस डॉक्टर है जो ड्यूटी में तैनात है उस टाइम पे, उसको लगता है कि आपको कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है तो कंसल्टेंट को बुलाया जाता है। कंसल्टेंट यहाँ पे आते भी हैं। हमारे सारे कंसल्टेंट जितने भी हैं हमारे कैंपस में ही रहते हैं यहाँ पे।
आपका विद इन 100 मीटर रेडियस के अंदर है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपके पास एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं इमरजेंसी, वो भी एमबीबीएस है जी। और जो बाकी जो डॉक्टर वो एमडीए एमएस है, मतलब वो एमबीबीएस प्लस पोस्ट ग्रेजुएट है वो। पोस्ट ग्रेजुएट है, हाँ। यानी सारे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। जी जी जी। अच्छा, क्योंकि जो हमारे क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो हम अपने हाथ से सेट नहीं करते, वो हमारी जो हायर अथॉरिटी है यूकेएसजीपी, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट डॉक्टर के सबमिट होते हैं। सबमिट उसमें रिक्वायरमेंट है आपका कि 1 साल से ऊपर के डॉक्टर हमें चाहिए होते हैं। अगर बिना उसके रिक्वायरमेंट के हमारे डॉक्टर रखते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे माने नहीं जाएंगे, मारे नहीं जाते हैं, तो हमारे अथोराइजेशन वहीं से होती है। अथॉराइजेशन होती है। अच्छा, फिर एक सवाल, हालांकि मुझे पता नहीं इसका जवाब दोगे नहीं दोगे तो पॉलिटिकल हो जाएगा, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल। जैसे रामनगर के हॉस्पिटल के बारे में चर्चाएं चलती हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पे डॉक्टर बिना डिग्रीदारी है, अनुभव नहीं है, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार के सुपुत्र हैं, रामनगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं भट्ट जी, और आप रामनगर के ही बेटे हैं, तो जब आप सुनते हैं चर्चाओं में तो आप कैसा महसूस करते हैं उस टाइम पे? देखिए, जो ये विषय है अब इसमें देखो हर किसी का अपना अपना सोचना है इस चीज के ऊपर, बट जो हमारी तरफ से अगर आप डेटा के अनुसार हम बात करेंगे, डेटा हमारे पास जितना है देखा जाए पहले के मुकाबले ऑन एन एवरेज हम पे 1000 पेशेंट दिन के रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा है कि अब ये हम देखो, ये तो हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि 100% हमको सब कुछ सिक्योर कर पाएंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मैक्स टू मैक्स जितने हमारे पास आ सके हम उनको सिक्योर कर सकें, ठीक है। 80% देखो हर किसी का रेशियो होता है, हमारा 80% रेशियो हमारे पास ये रहता है कि हम पेशेंट सिक्योर कर लेते हैं, है ना। मोस्टली जो केसेस जहाँ से रेफर भी होते हैं, जो बार बार पेशेंट बोलते हैं कि यहाँ से रेफर कर दिया गया है, अब देखिए उसके लिए न्यूरो के लिए, कार्डियो के लिए और गैस्ट्रो के लिए रेफर किए जाते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पे कार्डियो, गैस्ट्रो और सब न्यूरो होते हैं तो यहाँ ट्रीटमेंट दिया जा सकता है इन चीजों का भी। अच्छा, तो रेफर आपका मोस्टली रुक जाएंगे। अच्छा, न्यूरो सर्जन जो कि अगर सरकारी हो तो भी अवेलेबल नहीं हो सकता, कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट तो आपका सुशील तिवारी मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है। तीसरा आपका जो है ना गैस्ट्रो, वो डॉक्टर भी यहाँ पे, वो विशेषज्ञ वो भी पैनल में नहीं है। जी जी, वो यहाँ पे नहीं है, बहुत धन्यवाद। रामनगर में ही नहीं है, रामनगर में नहीं। बहुत धन्यवाद भट्ट जी आपका बात करने के लिए। और देखिए, फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस समय हम लोगों ने सांप काटने की और रेबीज कुत्ते काटने की जो इंजेक्शन वो रामनगर में मौजूद है। जितना जल्दी हो सके सांप काटने में आपको तुरंत उसको आपको लेके आना होगा, और अगर कुत्ता काटता है तो 24 या 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट रामनगर में लग रहा है। और एक चीज मैं और कह देना चाहूं, देखिए जब आप रिपोर्ट बनाते हैं रवि के बिंदास बोल, कई बार आरोप लगाते हैं कि यार ये रवि को हॉस्पिटल से कुछ मिल रहा होगा, तो बता दूं देखिए ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये मेरे उत्तराखंड के गरीब लाचार लोगों के लिए सेवा है। अगर उनके लिए मैं कोई झूठी रिपोर्ट बनाऊंगा या मैं कोई लालच से रिपोर्ट बनाऊंगा तो समझ लीजिए ना मैं किसी बच्चे के साथ अच्छा करूंगा और ना ही किसी के साथ। इसीलिए ये स्वास्थ्य का मुद्दा है, और स्वास्थ्य के मुद्दे पे अगर हम कोई ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं जो गलत होगी तो समझ लीजिएगा ईश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा। मैं क्योंकि मैं दिल्ली रहा हूं, मैंने दिल्ली के सब जगह हॉस्पिटल, एम्स, इतने राम मनोहर लोहिया, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोगों को परेशान होते हुए देखा है। उसकी तुलना में रामनगर हॉस्पिटल, देखिए सरकारी होता, मुझे मालूम सरकारी में क्या व्यवस्थाएं होती मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं, ये सबसे बड़ी बात है। विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब कोई पहाड़ से यहां आता है इलाज कराने के लिए कोई व्यक्ति, और जब वो हॉस्पिटल के बारे में नेगेटिव खबरें सुनता है तो वो घबरा के कहीं और चला जाता है। जबकि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, उसको कुत्ते काटे इंजेक्शन लगाना है, उसे कोई बोलेगा भाई रामनगर का हॉस्पिटल कुछ नहीं होता है यहाँ तो इंजेक्शन नहीं लगता, तो वो व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा और वहां उसको लगभग 1500-1800 खर्च करने पड़ेंगे, साथ में अलग फीस खर्च करनी पड़ेगी, उस हॉस्पिटल रुकने का खर्च करना पड़ेगा। तो जो चीज फ्री में अवेलेबल है रामनगर में, उसके लिए तो आप आ सकते हैं। तो इसलिए देखिए, अच्छी बात है कि कई मामलों में आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि एक आलोचक होना भी जरूरी है, लेकिन अंध विरोध समस्या नहीं है, अंध विरोध पाप है। फिलहाल इस हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर अवेलेबल आपने देख लिया है। कमियां यहां भी है, रेफरल सेंटर जैसे एक बहुत अच्छी कमियां बताई कि यहाँ पे दवाइयां अवेलेबल नहीं है, वो होनी चाहिए, और वेंटिलेटर की समस्या बताई, उस पर काम होना चाहिए। तो इस विषय पर सीएमएस से बात करेंगे और यहाँ के सीईओ डॉक्टर प्रतीक से बात करेंगे, आज वो अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल लाइव, शुक्रिया। और मैं पराग गर्ग जी का भी साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज रिपोर्ट बनाने के लिए प्रेरित किया। थैंक यू पराग जी। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल।